So Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs of 6th of August 2025 विद मोहित शर्मा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी करंट अफेयर्स के बारे में जो आपको थोड़ी सी अलग दिख सकती है, बट यस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। साथ साथ में मैं आपको हर बार की तरह एक क्वेश्चन भी दूंगा जिस पे आपको लिखना है। इफ़ यू आर राइटिंग एनी ऑफ द मेन्स फॉर द एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, देन दिस कैन हेल्प यू, actually this can directly help you regarding that. So if you are watching that video, means that is absolutely and totally helpful for your examination. तो आज की जो करंट अफेयर है बहुत स्पेशल होने जा रही है भाई, उसको हम देखने जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। सो टॉपिक के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि राइनोस के बारे में। आपको पता है राइनोस के जो हॉर्न है उनको बहुत बड़े लेवल पे काटा जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्चुअली एक रेडियो एक्टिव थिंग्स यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे उनके हॉर्न में, जिसकी वजह से हम उनको सेव कर सकें। उसके अलावा मैं बात करूँगा यहाँ पर इंडिया की रिपेयरेबिलिटी की पुश के बारे में। आप कभी दिल्ली में जाइए, करोल बाग मार्केट में जाइए, गफार मार्केट में जाइए, आपको दिखेगा फ़ोन की बहुत बड़ी मार्केट है। नेहरू प्लेस जाइए, आपको दिखेगा वहाँ रिपेयर इस तरीके से किया जाता है। सो अगर इलेक्ट्रिक आइटम्स को रिपेयर किया जा सके तो ई वेस्ट से हम बच सकते हैं, जिसकी मदद से कहीं ना कहीं सोसाइटी में भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और भारत अपने आप को पूरे ग्लोबली अपने आप को बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाएगा। उसके बाद एलिफेंट्स, जो कि एक बहुत शांत जानवर है, उसकी डेथ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ड्यूरिंग द रेलवे ट्रैक्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या इनिशिएटिव ले चुकी है और क्या इनिशिएटिव लेने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज, ऐसे पोटैटोज जो आपकी आयरन की मात्रा को कम करेंगे, दैट आर जनरेटेड बाय द पेरू कंट्री विच इज़ अ पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। सो विल गोना डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, चलिए इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे इन 4 टॉपिक्स को और इन 4 टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आज का छोटा हो, बट ठीक है, डोंट वेरी अबाउट दैट। हर एक टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए सबसे पहले मैं राइनोस की बात करना चाहूँगा। यार मुझे देखते ही इतनी गुस्सा आती है, मतलब ऐसे लोगों को कुछ फ़ायदे के लिए यू कैन सी दैट राइनो, अब ये दवाई लगाई हुई है, मेडिसिन लगाई हुई है इसके ऊपर, बट ऐसे पेन में ना जाने हर साल इन दैट पेन हर साल कितने राइनो मर जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार मैं आपको बता दूं, ये जितने भी अलग अलग लोग हैं यहाँ पर जो बेसिकली इनके हॉर्न को काटते हैं, और उसे काट कर आपको पता होगा अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है और अगर आप इसको अपने घर में टांग दें, तो ऐसा माना जाता है कि जो राइनो है उसके हॉर्न की वजह से उस ब्लैक मैजिक का जो इफ़ेक्ट है वो आपके घर पर नहीं हुआ, यानी कि उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इसका यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पज़ में बहुत बड़े लेवल पे, तो इसकी ब्लैक मार्केट बहुत बड़ी है। डिफरेंट कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है और इसका प्राइस बहुत मिलता है। राइनो का हॉर्न इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब भाई जानने वाली बात यह है कि इतने बड़े लेवल पे अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सरकारें क्या एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर एक्शन ले रही है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग इन भारत, बट यस ग्लोबली देखा जा रहा है, वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, ये हो रहा है। आपको बताऊं, पहले ग्लोबली जो राइनो की पॉपुलेशन थी ना भाई साहब हमारे यहाँ पर, वो मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में वो थी 5 लाख, बट अब गिरकर कितनी हो गई है 20वीं सेंचुरी में 27,000 आज की डेट में। अब आप सोच रहे हो कि कोई जो पहले 5 लाख थे आज वो 27,000 हैं। आप देख रहे हो कि साउथ अफ्रीका में पिछले 10 सालों में लगभग 10,000 राइनोस जो हैं वो गिरावट में आए हैं। देखिए 103 आपके पोचिंग केसेस देखे गए हैं बाय द अर्ली 2025। ठीक है, अब आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो डाटा इतना फॉल हो रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट, यार ये जो राइनोज है ना, इनके जो पोचिंग क्राइसिस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इलीगल डिमांड है राइनो के हॉर्न्स की, और बेसिकली मैं बताऊं आपको, जो एशियन ट्रेडिशनल है या मेडिसिन्स का जो बेसिकली यहाँ पर है जो बातें की जा रही है, उसके टर्म्स में राइनो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, एक चीज़ देखिए यार, अगर इस तरीके से इन लोगों के साथ इनके साथ आप एक क्रूरता होती है ना इंसान के अंदर, आप किसी एनिमल है यार, जान तो सबके अंदर है, ठीक है, आप ही सोचो यार, अगर आपका एक हाथ काट दिया जाए और आपको तड़प के अगर मरने को छोड़ दिया जाए तो क्या हालत होगी आपकी। और यही हुआ है, एक्चुअल में यही हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है जो बहुत बड़े लेवल पे देखा गया है, ये जो राइनोज़ है इनको पकड़ के इनके अंदर
राइसोटॉप एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। तो जो बेसिकली यूनिवर्सिटी है साउथ अफ्रीका की, ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एंड दैट इज़ व्हाट राइसोटॉप प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या देखा गया है कि इनके अंदर इनके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू दैट, ठीक है। ये रहा, इनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इंजेक्ट किए जाएंगे राइनो हॉर्न्स में, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इंजेक्ट किए जाएंगे। अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते क्या हैं, तो इसको पहली बात तो, या फिर राइसोटॉप में क्यों बोल रहा हूँ, रेडियो एक्टिव राइसोटॉप क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए इसका मतलब है जहाँ पर प्रोटॉन तो सेम है पर न्यूट्रॉन जो है उनकी मात्रा में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दूसरा इसकी वजह से यहाँ पर जो है न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनका इजेक्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, बड़े लेवल पे इजेक्शन देखने को मिलेगा। अब जब वो चीज़ अगर आपको देखने को मिलेगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट ये होगा एक बहुत बड़े लेवल पे कि सबसे बड़ी चीज़ कि भैया यहाँ पर ये कैंसर को प्रोड्यूस करता है, इनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, इतनी छोटी डोज से इनको तो कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, पहला तो ये कैंसर को प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो बहुत बड़े लेवल पर चीज़ देखी जा रही है कि भैया इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि अगर आप बहुत बड़े 40 से अगर मैं बात करूँ यहाँ आई थिंक मैंने इस आर्टिकल को मेंशन किया था, आई हैव मेंशन दैट, लेट मी शो यू, आई थिंक इट इज़ अपवर्ड, यस इट इज़ नॉट हेयर। चलिए ये 40 फुट के अगर आप कंटेनर में भी अगर आप इसको रख देते हो ना, तब भी इसको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, ये पॉइजनस हो जाएगा तो ह्यूमन इसको दवाई के लिए यूज़ ही नहीं करेगा। आप एक बात तो जहर थोड़ी ना मार्केट में लेके जाओगे आप, अगर आप जहर लेके जाओगे तो दिक्कत है ना, तो आप जहर थोड़ी ना मार्केट में लेके जाओगे। तो जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से जितने भी हॉर्न्स हैं वो डिटेक्टेबल हो जाएंगे। लो डोज दी जा रही है, इट इज़ नॉट हार्मफुल टू द राइनोज एंड टू द एनिमल्स, इट इज़ द प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग ऑन फॉर द हार्म बेसिकली फॉर टू प्रोटेक्ट द राइनोज। और ऐसा राइनोज के साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है। हमने देखा है ऐसी चीज़ें बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे देखी जाती है। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है भाई साहब, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यही वो एजेंसी है जो राइसोटॉप जो बेसिकली दिया गया है, रेडियो एक्टिव राइसोटॉप जो दिया गया है उसको प्रोवाइड कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया इलीगल राइनो हॉर्न की ट्रैफिकिंग को रोकना, यहाँ पर जो हो रहा है इसको स्टॉप करना, उसको रोकना, उस पर पाबंदियाँ लगाना, ईजीली डिटेक्शन होगा ग्लोबल बॉर्डर्स पे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ क्या देखा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी उनको यहाँ देखा गया कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अब ये इंजेक्ट किए जाएंगे राइनो के हॉर्न में, ये इंजेक्ट किए जाएंगे तो इससे दो चीज़ों को इम्पैक्ट पड़े, पहला और दूसरा। पहला इम्पैक्ट क्या है, जो लो डोज है वो नॉन हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं है, बट यस हार्मफुल है उसके लिए जो इसको बेसिकली चोरी करने की कोशिश करेगा, जो उसको लेकर जाने की कोशिश करेगा, है ना, यानी कि इसकी ट्रैफिकिंग करने की कोशिश करेगा, उसके लिए हार्मफुल है। अब इसको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है बाय द रेडिएशन स्कैनर्स थ्रू द पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट। भाई कहीं ना कहीं तो लेकर जाओगे ना आप इसको, ऐसा तो है नहीं कहीं भी लेकर नहीं जाओगे। क्यों? अच्छा, ये हार्मफुल क्यों था? रीज़न था ये कैंसर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, इसकी वजह से। अब आप ऐसी चीज़ को तो लेकर नहीं जाओगे बिकॉज हमने जो रेडिएशन से यहाँ डाल लिया उसकी वजह से कैंसर होगा। अब ये हॉर्न जो है वो डिटेक्टेबल हो गया है। दूसरा, एक बहुत बड़े लेवल पे एक चीज़ देखी जा रही है, क्या कि हॉर्न बिकम यूजलेस टू द पोचर्स। क्यों? पॉइजनस है भाई ह्यूमंस के लिए। अब ये जो इसमें हमने इंजेक्शन किया है उसकी वजह से इट बिकम्स पॉइजनस, ईजिली डिटेक्टेबल इन शिपमेंट्स इवन इन द 40 फुट ऑफ द कंटेनर्स। 40 फुट के कंटेनर में भी है तो आप इसको ईजिली डिटेक्ट कर पाओगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसको पायलट फेज़ बोल रहे हैं। पायलट फेज़ आप लोग, आई थिंक बहुत लोगों को, आप लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, बट पायलट फेज़ उस फेज़ को बोलते हैं जहाँ पर इस फेज़, किसी भी फेज़ की स्टार्टिंग हो रही होती है। एक स्टार्टिंग स्टेप यानी कि एक ट्रायल लगाकर देखा जा रहा है। तो कहते हैं ना कई बार ये पायलट प्रोजेक्ट है यार, जस्ट लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, इट इज़ अ स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। एंड यहाँ 20 राइनोस को पहले टैग्ड किया गया है एट वाटरवर्क्स बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो पायलट प्रोजेक्ट रिगार्डिंग राइनोज लॉन्च किया गया था वो इनमें से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में लॉन्च किया गया, एंड उसका आंसर होगा नन अदर देन बट वाटर वर्क्स बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो मेडिकल जो चेक किया जाएगा बाय द जेएनयू यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर नो सर्कुलर डैमेज, यानी कि कोई भी सर्कुलर डैमेज यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई आपसे बेसिकली पूछे, ठीक है, तो इसे हम बेसिकली बुशवेल्ड नहीं बोलते हैं, बुशफील्ड बोलते हैं। तो बुशफील्ड डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। एंड दूसरा लिम्पोपो है ना, प्रोविंसेस में है। अब लिम्पोपो रिवर से मुझे एक बात याद आ रही है जो कि आपकी करंट अफेयर को कवर करेगा। गाइज, आप लोगों ने अर्थ के बारे में तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों ने अर्थ के बारे में तो अच्छे से पढ़ा ही होगा। एक लाइन जो अर्थ को बीच में से काट रही होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। वहीं दूसरी तरफ जो ऊपर से होती है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक होती है आर्टिक सर्कल, और एक होती है अंटार्कटिक सर्कल। अगर मैं इस बात को लेके गलत नहीं हूँ तो, है ना, गलत तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको जब मैं इक्वेटर बोल रहा हूँ, इसको मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहा हूँ, इसको मैं, अरे शिट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है, ओके, हाँ। तो गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, इसको मैं इक्वेटर बोल रहा हूँ, इसको मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहा हूँ, इसको मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल रहा हूँ, इसको मैं अंटार्कटिक सर्कल बोल रहा हूँ, और इसको मैं आर्टिक सर्कल बोल रहा हूँ। सही बात है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, आप घर जाओ और आप ये पता करो कि इक्वेटर 13 कंट्रीज से पास कर रही है, उन 13 कंट्रीज़ का नाम क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्रीज से पार कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी कंट्रीज से पार कर रही है, कौन कौन सी रिवर हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पार करती हैं, इक्वेटर से पार करती हैं, कैप्रिकॉर्न से पार करती है। तो आपके काम इन तीनों की रिसर्च करना है। आज आपका होमवर्क है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर में इस पर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एट एनी कॉस्ट। तो जो मैं बता रहा था लिम्पोपो रिवर के बारे में, ये एकमात्र ऐसी रिवर है, एकमात्र द ओनली रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। यस, इट कट्स 2 टाइम, ठीक है, 2 बार ऐसे फ्लो करती है। तो ये लिम्पोपो रिवर पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि लिम्पोपो रिवर आई है भाई, लिम्पोपो प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, वाटर बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि ऐसी रिवर का नाम बताओ, ऐसी रिवर का नाम बताओ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काट रही है। पेपर में आ सकता है कि लिम्पोपो रिवर के पास कौन सा बायोस्फीयर है जो प्रोजेक्ट राइनो से कनेक्टेड है, या स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा 3-4 स्टेटमेंट बना के, और यही तो पेपर की आदत हो गई है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। भाई साहब, बेहतरीन करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, और ये जो डाटा लेके आ रहा हूँ ना, ये कोई डाटा ऐसा वैसा डाटा नहीं है, ये डाटा वन ऑफ द बेस्ट डाटा है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं आसानी से, ठीक है। नाउ वाटर रिजर्वेयर फॉर एन एरिड रीजन, पार्ट ऑफ साउथर्न अफ्रीका जो है, ठीक है। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड ब्लैक राइनोस किसे बोला जाता है भाई साहब? ये उनको बोला जाता है जो संख्या में या तो 250 से कम है, 200-250 से कम है, या पिछले 10 सालों में लगभग 90% इनके अंदर गिरावट देखी गई है। एक इसी के पास 4 मेजर और रिवर्स हैं, ये 4 मोकोलो वगैरह, यहाँ पर ये 4 मेजर रिवर्स है। यू कैन गो थ्रू विद दैट, आप इनका नाम भी याद रख सकते हो, ठीक है, लेपाला, मोकोलो, ठीक है, मतलाबास, इस तरीके से आप इनका नाम याद रख सकते हो। 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेजिटेशन टाइप इंक्लूडिंग वाटर वर्क्स, माउंटेन, बुशवेल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। रोल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या है? अनस्टेबल है, मैंने बताया ना आपको, न्यूक्लियस अनस्टेबल है इसका। क्यों है अनस्टेबल? रेडिएशन एमिट कर रहा है भाई, और क्यों कर रहा है? न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, तो इसीलिए कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर देखना, आई होप आप इसको गो थ्रू कर लोगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इस आर्टिकल के अंदर मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहते हो तो रेडियोथेरेपी इनको दी जा रही है, डायग्नोसिस इमेजिन देखा जा रहा है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स, न्यूट्रिएंट ट्रेसिंग, पेस्ट कंट्रोल पर यहाँ बात की जा रही है। वाइल्ड लाइफ एंड में सिक्योरिटी की बात करूँ तो ट्रैकिंग एंड एंटी पोचिंग जो है यहाँ पर सबसे बड़ा राइसोटोप प्रोजेक्ट का एक मकसद है। रिसर्च की बात करूँ तो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग एंड ट्रेसर स्टडीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। गेम चेंजर क्या है एंटी पोचिंग के लिए? जो हॉर्न को ट्रेसेबल बना रहे हैं।
अब सोचो, आज हॉर्न ट्रेसेबल बन रहे हैं इनके, कल जो मैं सिंग की बात करता हूँ, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली बात है, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सिंग, बट कहीं ना कहीं राइनो ही थोड़ी ना अकेले, और भी तो एनिमल्स हैं, है ना। एलिफेंट के दांतों को लिया जाता है, उसमें अगर हमने इंजेक्ट करके देख लिया, अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारा पायलट प्रोजेक्ट यहाँ सक्सेसफुल रहता है तो कल हम ग्लोबली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और मतलब हम ही नहीं, मतलब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम का मतलब वर्ल्ड है, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की, जो कि बहुत बेहतरीन करंट अफेयर है, बिकॉज यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मार्केट के बारे में। देखिए आपको पता है ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है, और ई वेस्ट कैसे बोलते हैं, मान लो एक प्रोडक्ट मैंने अपना फ़ोन यूज़ किया, उसके बाद जितना भी फ़ोन का मटेरियल है वो दोबारा यूज़ हो सकता है तो ठीक है, अगर दोबारा यूज़ नहीं हो सकता तो वो मटेरियल सारा कचरे में गया और वो ई वेस्ट कहलाएगा। अब ये बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जिससे हम इस ई वेस्ट को रिसाइकल कर पाएँ। इसी के लिए यहाँ पर बात करी गई है, इंडिया की बेहतरीन गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, बेहतरीन मार्केट के यहाँ बात करी है, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स फॉर मोबाइल फ़ोन्स एंड द अप्लाइंसेस। भाई साहब, आप कभी करोल बाग गए हैं क्या? आप कभी नेहरू प्लेस गए हैं क्या? आप वहाँ अपना फ़ोन लेकर जाओ, आप वहाँ अपना लैपटॉप लेकर जाओ, और आप मुझे बताओ कि सर ये ठीक नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है। अरे आपके फ़ोन में अगर मान लो कोई चीज़ है ही नहीं, कोई फीचर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, हार्डवेयर ही नहीं है, वो इंजेक्ट कर देंगे उसमें, वो डाल देंगे भाई साहब, वो डाल देंगे। इतने क्वालिफाइड, इतने बेहतरीन, क्वालिफाइड इन द सेंस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिग्रीज एंड एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट, आप जाओ यार, आपका प्रोडक्ट सही ना हो तो आप मुझे बताना, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ सही ना हो सके, एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट, है ना। करोल बाग इज़ फेमस, ऑल्सो फेमस फॉर द बाइक्स एंड कार्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ रियली फेमस फॉर द फोन्स। एंड नेहरू प्लेस दैट फॉर द लैपटॉप एंड द कंप्यूटर अप्लाइंसेस, इनके लिए बहुत बड़े लेवल पर फेमस है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो दिस स्टेप इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन पुश टुवर्ड्स द सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक एंड द सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है भाई साहब? आपने एक प्रोडक्ट यूज़ किया, फिर उसको कहीं और यूज़ करो, फिर उसको कहीं और यूज़ करो, फिर उसको कहीं और यूज़ करो, और तब तक यूज़ करो जब तक उसको पूरा घिस ना जाए, जिससे क्या होगा, मज़ा आएगा मार्केट में, ई वेस्ट से हम बचेंगे। ट्रू सक्सेस नीड टू सपोर्ट फॉर द इनफॉर्मल रिपेयर सेक्टर। भाई साहब, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये लोग जो हैं इंडिया के इनविजिबल रिपेयर बैकबोन हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात समझिएगा, इनको फॉर्मली रजिस्टर्ड तो है नहीं है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो गवर्नमेंट की नज़रों में मान्य नहीं है, गवर्नमेंट की नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट टैलेंट तो भर भर के है। तो आज जो दिल्ली का करोल बाग है, या चेन्नई की, ठीक है, चेन्नई की रिचेस्ट स्ट्रीट है, उस जगह देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स में महारत प्राप्त है। भले ये इनफॉर्मल रिपेयर्स हैं, तो अगर जब तक इनको फॉर्मल नहीं बनाया जाएगा, जब तक सरकारी तौर पर इनको फॉर्मल बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, इनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पर सरकार इसके डाटा को यूज़ नहीं कर पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज सरकार के लिए ये डाटा अमान्य है, सरकार के लिए इस डाटा की कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल पे देखा जा रहा है। तो ये जो वर्कर हैं भाई साहब, ये एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द गैजेट बियॉन्ड द प्लान्ड ऑब्जर्वेशन। अब मान लो आपकी कार है, आपकी कार की, आपको पता है कि डीजल की कार भैया 15 साल चलेगी, और जो पेट्रोल वाली कार है उसकी जो लिमिट है वो है, सॉरी, डीजल की कार की 10 साल है और पेट्रोल की कार की 15 साल है, मान के चलिए, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पर कर रहा है कि कार को एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, इसकी लिमिट को एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, और ये किस बेसिस पे है? किस बेसिस पे? पॉल्यूशन के बेसिस पे, कितना पॉल्यूशन कार कर रही है। मान लो आप दिल्ली के करोल बाग में गए, वहाँ जाके आपने देखा कि भैया पॉल्यूशन को तो उसने बिल्कुल ही एमिट कर दिया, ख़त्म कर दिया, पॉल्यूशन कर ही नहीं, नई जैसी दे रही है, और कार को हो गए 20 साल, और उसको और एक्सटेंड करवा लिया आरटीओ से 5 साल के लिए। ऐसा ही कुछ है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी अगर भारत फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या दुनिया भारत के फ़ोन्स, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के लैपटॉप, भारत के अप्लाइंसेस नहीं खरीदेगी? क्या दुनिया में वर्ल्ड वाइड लोग भारत के पास नहीं आएंगे? भारत एक ऐसी मार्केट बन जाएगा जहाँ सारे प्रोडक्ट ठीक होते हैं। आज याद करो वो दिन जब चाइना के प्रोडक्ट को देखकर लोग हंसा करते थे, अरे चाइना है तो चाइना का माल है, चाइना का माल है, ये तो बेकार है। आज वही चाइना पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करके बैठा हुआ भाई साहब। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी लाइक कह सकते हैं टिनी पार्ट्स और शॉर्ट पार्ट्स।
बट ठीक है, वन डे दैट कम्स। तो एक्सपीरियंसेस जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, डायग्नोसिस प्रॉब्लम है, इनके बारे में बात करी जा रही है। रीयूज़ एंड रीपर्पस ऑफ द कंपोनेंट्स विद सिंपल टूल्स। कंट्रीब्यूशन भाई साहब, कंट्रीब्यूशन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा ई वेस्ट, सपोर्ट होगा अफोर्डेबल डिजिटल एसेस, स्ट्रेंथ मिलेगी मटेरियल को, और रेसिलेंस इन द बेसिकली स्ट्रेंथन मटेरियल एंड रेसिलेंस इन द थ्रोनवे कल्चर। ये टैक्टिक नॉलेज है बाबूजी, इट इज़ अ टैक्टिक नॉलेज, इट्स नॉट अ टेक्निकल नॉलेज। यस, इट इज़ अ टैक्टिक नॉलेज। ये आती है जब आप काम करते हो, जब आप घिसते हो, अपने आप को रगड़ते हो, मार्केट में जाते हो, गिरते उठते हो, मार्केट में जाते हो, गिरते उठते हो, मार्केट में जाते हो, गिरते उठते हो। शेयर मार्केट में पैसा लगाया, डूब गया, फिर लगाया, डूब गया, फिर लगाया, फिर डूब गया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। और एक दिन आएगा, एक ही दिन में वो लाखों रुपए की रिकवरी हो जाएगी। एक दिन आएगा वो जिस दिन एक ही दिन में लाखों की रिकवरी हो जाएगी। डेली यूट्यूब पे बच्चे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, पता नहीं ये वो एक रील क्लिक करेगी, है ना। हालांकि यूट्यूब पे तो ताहीमाम मचा रखा है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, है ना। कुछ हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, बट क्या ही बोलें यार, है ना। फालतू की वीडियोस को देख देख के उनका काम ही है यार। ये भी टैलेंट ही है भाई, है ना। ये भी टैलेंट है कि कुछ ना करके भी पैसे कमाना। बढ़िया है, बढ़िया है, अलग अलग तरीके की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडी एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अदर vulnerable backgrounds which are totally killing the Indian mindsets। बच्चों को मार रहे हैं, पीपल्स को मार रहे हैं, लोग बिजी हैं आजकल। देखो आप, हर बंदा इंस्टाग्राम पे जो खाली बैठा ना, उसके फ़ोन में या तो इंस्टाग्राम की रील चल रही होंगी या यूट्यूब के शॉर्ट्स। भाई यही हो रहा है, भाई यही हो रहा है। दिस इज़ द ओनली थिंग इज़ हैपनिंग। एंड उनमें भी फालतू का कंटेंट होगा, जेन्युइन कंटेंट तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा के सब हाईलाइटेड बनते हैं, बट क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं वापस दोबारा इसकी टैक्टिक नॉलेज। अब ये टैक्टिक नॉलेज यूट्यूब की रील्स और व्हाट्सएप के शॉर्ट्स देखकर तो आएगी नहीं, इसके लिए आपको रगड़ना पड़ेगा। तो स्किल्स लर्न बाय डूइंग, करने से आएगी भाई, ऑब्जर्विंग से आएगी भाई, इम्प्रोवाइजिंग से आएगी भाई। मैनुअली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैदाइशी आपके ऑटोमेटिकली आपके अंदर डाल दी जाएगी। आपको मैनुअली कम करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। तो जो भी रिपेयर्स हैं, जो भी उनके पास इनफॉर्मल स्किल्स हैं, ठीक है, थ्रू दैट द मेंटरशिप एंड द हैंड ऑन प्रैक्टिस प्रोग्राम उनके लिए लॉन्च किया जा सकते हैं, उनको फॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। इनफॉर्मल से फॉर्मलाइज सेक्टर में इनको एंट्री दी जा सकती है। राइट टू रिपेयर मूवमेंट इज़ ग्रोइंग। यूरोपियन यूनियन नाउ मैंडेटरी स्पेयर पार्ट्स रिपेयर गाइड्स। ये अब इंडिया में कायदे में जो बंदा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाह रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि स्कूल के अंदर ही उनको ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कमांड करने का मौका दिया जाना चाहिए? क्या स्कूल के अंदर उनको डेवलप, इनकी स्किल्स को डेवलप किया जाना चाहिए? तो इंडिया हैज़ राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क पोर्टल बट इनफॉर्मल रिपेयर्स लैक रिकॉग्नाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं पॉलिसी गैप के बारे में, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है 21 से 22 में, वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर। करंट रूल के हिसाब से, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, मैन्युफैक्चरर मैनेज वेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिपेयर एज फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट द वेस्ट इज़ इग्नोर्ड। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अपने फ़ोन को रिपेयर, आज मुझे लगता है जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हर 2-3 सालों में आप लोग अपना फ़ोन चेंज कर देते होंगे। व्हाट इज़ हैपनिंग विद ओल्ड फोन? इज़ देयर एनीवन हु इज़ यूजिंग दैट अपार्ट फ्रॉम योर सिबलिंग्स? इज़ देयर एनीवन? आर यू रिपेयरिंग दैट? आर यू यूजिंग योर फ़ोन टिल द एंड ऑफ योर लाइफ? पहले याद करो, जो तुम्हारे बड़े बूढ़े हुआ करते थे, एक नोकिया का फ़ोन हुआ करता था, वो फ़ोन चला करता था, वही फ़ोन, एक पूरे परिवार में 1 या 2 फ़ोन हुआ करते थे, वही फ़ोन चला करते थे। मैं आपको बताऊं, जितनी ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ना, उतना मेरा यूथ ख़राब होता जाएगा, बर्बाद होता जाएगा। लाख आप मुझे पॉजिटिव यूज़ बता दो इस टेक्नोलॉजी के, पर 1 करोड़ इसके नेगेटिव यूज़ हैं। जितना AI आएगा, जितनी टेक्नोलॉजी आएगी, जितनी ये चीज़ आएंगी, उतना देश बर्बाद होता चला जाएगा। और देश नहीं, दुनिया। ये टेक्नोलॉजी, अब वॉर नहीं होते हैं मेरे भाई, अब देशों में वॉर नहीं होते, अब साइबर वॉर होते हैं। अब आपके कंप्यूटर्स हैक कर लिए जाएंगे, आपके पर्सनल फ़ोटोज़ उड़ा दिए जाएंगे, आपका डाटा उड़ा। आप सोचो, ये मेरे फ़ोन का कैमरा है, ये फ़ोन के कैमरे से मुझे कोई भी देख सकता है। आई नीड टू हाइड दिस कैमरा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर मेरे फ़ोन, लैपटॉप या मेरी मैकबुक का ये कैमरा है, एनीवन कैन सी मी। जो मैं बोल रहा हूँ इसको कोई सुन सकता है। अगर मेरा माइक ऑन है ना, गूगल सुनता है यार मुझे, सब कुछ छोड़ो, गूगल सुनता है मुझे भाई। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं यार, है ना। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो भैया यहाँ पर ये रिपेयर टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े लेवल पे देखा गया है। अच्छा अगली बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सरकार को ज़रूरत है
टू प्रमोट द इको कॉन्शियसनेस, बट फुल्ली सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब नहीं कर पा रही है सरकार। उसको इनफॉर्मल सेक्टर को देखना पड़ेगा, इसको भी इकोनॉमी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इसको भी इन द सेंस एक सिंपल सी बात मैं बोलना चाहूँगा, इसको भी पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अनमेकिंग द सर्कुलर इकोनॉमी अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट टू बी डिसेंबल्ड, रिपेयर्ड और रीयूज्ड। एवरी रिपेयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, इनोवेट एंड द रिड्यूस वेस्ट, ठीक है। अगर रिपेयरनेस की बात करूँ कि इट इज़ द बेसिकली की टू द सर्कुलर इकोनॉमी, बिकॉज रेस्क्यू पार्ट जो होंगे वो अगर उनकी एक्सटेंड डिवाइस लाइफ और रेस्क्यूज जो भी लैंडफिल होगा, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ से सरकार इन्वायरमेंट हर चीज़ को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। और नुकसान किस चीज़ को होगा? किसी को भी नहीं है, नुकसान तो अब हो रहा है एक्चुअल में। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत बड़े लेवल पे देखी जानी चाहिए। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाले जो आर्टिकल है बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। सबसे बड़ी बात है, इसमें हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा स्किल मिनिस्ट्री को, एंड उसका ही ये काम होगा सब कुछ यहाँ पर स्ट्रेंथन करना और बड़े लेवल पर इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। ये आई थिंक यह क्वेश्चन एक विजिबल नहीं, आप इस पार्ट को छोड़ दीजिएगा। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए, सो इंडिया इज़ एक्सपेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग रेलवे नेटवर्क। भारत अब अपना रेलवे नेटवर्क बड़ा कर रहा है और बड़ा कर रहा है। अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई दो चीज़ें, पहला सॉरी और थैंक यू, जिससे हम सब लोग परेशान हैं, और दूसरा रेलवे नेटवर्क, जिससे हम सब लोग खुश हैं। तो एक्चुअल में रेलवे नेटवर्क को हमें एक्सटेंड कर रहे हैं, बट देखा जा रहा है कि 2009 से 10 से लेके अब तक लगभग 14 सालों में 186 एलिफेंट मरे हैं रेलवे ट्रेन के टकराने की वजह से, कॉलिजन की वजह से। अब ये नेटवर्क बड़ा होगा तो और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और ज़्यादा ट्रेजेडीज देखने की बात करी जा रही है। ऐसा तो है नहीं, हमारे पास एलिफेंट्स लाखों की संख्या में है, करोड़ों में है। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिफेंट्स वी आर हैविंग। ये बहुत ही प्यारा जानवर है, इट इज़ वेरी पीसफुल, ही इज़ वेरी पीसफुल, बहुत शांत है ये। इस जानवर को इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसके पास इतनी पावर है कि ये न जाने कितने शेरों को, कितने चीताओं को उठा के फेंक सकता है, बट स्टिल इसे बस डर एक ही चीज़ लगता है, 20 है, कहीं इसके सूंड में ना घुस जाए। बाकी ही इज़ लाइक कि बहुत शांत, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो भैया ऐसे जानवर को तो बचाया जाना चाहिए। एक तरफ मतलब कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाडली या लाडला भैया या लाडली बहन योजना, जो भी योजना सही है, इन पर पैसा खर्च करोगे 35 40 हज़ार करोड़, सरकार इन पर पैसा खर्च कर सकती है। तो ऐसे जानवर को क्यों नहीं बचा सकती जो हमारे बायोडाइवर्सिटी का एक अभिन्न अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप कभी सरकार की योजना देखते हो यार, आप हर घर है ना, बिजली योजना, ये योजना, वो योजना, ये तो मुखड़े वाली योजना है जो आपको दिखाने के लिए है। पीछे की योजना देखो, सिलेंडर फ्री देंगे, सब्सिडी देंगे। अरे आप जनता को पागल बना रहे हो भाई। अरे हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टारगेटिंग द बीजेपी, आई एम नॉट टारगेटिंग कांग्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी गवर्नमेंट। यार किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट उठा लो, लोगों को फ्री चाहिए भारत में और सरकार फ्री दे रही है। घर बैठे बैठे 1000 रुपये मिल रहा है, होता 1000 रुपये से कुछ नहीं है। 5 मिनट में 1000 रुपये यूँ उड़ जाते हैं। 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने शायद, 5 सेकंड में। तो लोगों को होता कुछ नहीं है, पर नहीं, 300 रुपये सिलेंडर पे बचाने हैं। चाहे वो 300 रुपये आंटी जी मेकअप पे खर्च कर रही हो मोहल्ले में जाके, ठीक है, शॉपिंग करके, या भैया जी 300 रुपये स्मोकिंग एंड ऑल में खर्च कर रहे हो, या कोई अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने गया हो 300 रुपये में। बट नहीं, अगर सब्सिडी नहीं मिली तो सरकार के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा और हल्ला मच जाएगा। 300 रुपये, समझ आ गया? 2 रोटी खाकर प्लेट में फेंक तो देंगे हम, पर 1 रोटी किसी जानवर को नहीं डाली जाएगी हमसे। गाय को 1 रोटी नहीं खिलाई जाएगी, कुत्ते को 1 रोटी नहीं खिलाई जाएगी। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। वेस्टेज आप कर सकते हो, पर मार्केट में बोलोगे नहीं यार ये तो काबिल है, इसके तो हाथ पाँव ठीक है, इसको तो यार नौकरी पर लगवाना चाहिए। तो भाई एक काम करो, इतना ही आसान है तो तुम नौकरी पर क्यों नहीं लगे हुए हो? क्या मार्केट में नौकरी मिलना इतना आसान? तुम लोग जानते हो, यू नो दैट आई एम सैल्यूटिंग दोज पीपल्स हु आर डूइंग देयर जॉब, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर मान लो किसी की स्थिति ऐसी है कि उसके पास खाने को पैसा नहीं है, उसके पास पीने को पानी नहीं है, उसकी परिस्थितियाँ बन जाती हैं यार, किसी की भी बन जाती है। तो क्या अगर आप उसकी हेल्प कर दोगे तो आप घट जाओगे? बट आप उसे जज करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है ना? भगवान भी ये बोलते हैं,
भगवान की पूजा करेंगे, हम रात और दिन पूजा करेंगे, मंदिर में जाकर आरती करेंगे, वो करेंगे, बट वी आर नॉट रेस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स। जिन भगवान ने हमें जन्म दिया उनकी तो हम पूजा ही नहीं कर रहे यार, उनके तो पैर भी नहीं छू रहे। सो दिस इज़ वॉट हैपनिंग, ये वी हैव टू चेंज दैट प्रोस्पेक्टस। चलिए अगेन कम बैक टू द टॉपिक, वापस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या बोल रहा है कि भैया देखा जा रहा है 77 रेलवे ऐसे हैं जो बहुत डेंजरस रिकॉग्नाइज किए गए हैं 14 स्टेट्स में। अर्जेंट मिटिगेशन मीज़र की ज़रूरत है वहाँ पर, जो मिटिगेशन मीज़र है अर्जेंट वहाँ पर ज़रूरत है। ये इको सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की वहाँ पर ज़रूरत है। वी हैव टू शिफ्ट आर पॉलिसीज टुवर्ड्स द इको सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जो बेचारे इन एलिफेंट्स को बचा सकें। एंड द प्रोजेक्ट इज़ लॉन्च्ड बाय द जॉइंट रेलवे वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया है। वहाँ पर कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कवरेज की गई है 127 रेलवे स्ट्रेच प्लानिंग है, जहां लगभग 3,452 किलोमीटर का सर्वे किया गया है। 77 ऐसे स्ट्रेच आइडेंटिफाई किए गए हैं जो हाई रिस्क है एलिफेंट्स के लिए। चलो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे सर्वे किया गया, मान लो कोई ऐसा रेलवे ट्रैक है जो हाई रिस्क है, हाई रिस्क है, ठीक है, मान लो सरकार यहाँ पर एक स्ट्रेच पे, ठीक है, अब सरकार इसके लिए पता क्या करेगी? देखो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट में होता तो मैं क्या करता। अब सरकार इसके लिए क्या करेगी? सरकार इसके लिए ओवर ब्रिज बनाएगी, अंडरपास बनाएगी, मल्टीपल खर्चा करेगी, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, लेबर आएगा, कई लाखों का खर्चा, करोड़ों का खर्चा है या नहीं है ना? 400-500 करोड़ तो आराम से खर्च हो जाएंगे इस पर। और उसके बाद भी कोई ना कोई बंदा तो चाहिए वहाँ पर घेराबंदी करने को। भाई मैंने एक स्ट्रेच पे अगर मैंने 10 बंदे तैनात कर दिए, अपने 10 बंदे अगर रहेंगे तो ना तो उनका ऐसा लगेगा कि जंगल में अकेले हैं, इस जगह पे ऐसे हैं वैसे हैं, आराम से उनको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। 10 लोग हैं, 10 प्लस 77 जगह हैं, चलिए मानता हूँ 80 जगह हैं, तो 800 लोग हो गए। हर एक बंदे को आप लिमिटेड सैलरी दे दो, अगर आप किसी भी इंसान को खाना पीना, अगर नॉर्मल 30,000 की भी अगर आप सैलरी दे रहे हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दे रहे हैं, तो आप नॉर्मल सा आप अंदाज़ा लगाइए कि 8 या 24 और 4 जीरो ये हो गए आपकी और 2 जीरो ये हो गए, कितना हो गया? ठीक है, लगभग 24 करोड़ के समथिंग बैठेगा आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 1 2 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो भैया एक बात आप मुझे बताओ, 2 करोड़ 40 लाख रुपए का पड़ा एक महीने का, तो 2 करोड़ का अगर मैं मान के चलूँ, 2.5 करोड़ का अगर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 2.5 करोड़ का बैठ रहा है, तो 5 करोड़ कब बैठ रहे हैं आपके? 2 महीने में। 5 करोड़ कितने टाइम में बैठ रहे हैं? 2 महीने में। एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ आपको, और इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो 6 पंजे 30 करोड़, यानी कि 1 साल का खर्चा 30 करोड़ है ना। प्लस मैं तो कह रहा हूँ 20 करोड़ आ गया, 50 करोड़ खर्चा आ गया, ठीक है। सरकार का खर्चा कितना हो? 50 करोड़ होगा नहीं इतना, क्योंकि इनिशिएटिव मतलब बहुत सारी चीज़ों खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाओगे आप, वहाँ रहने की सुविधाएं बनाओगे, 50 करोड़ आप मान के चलो। इतना कोई ऐसा नहीं है 1 करोड़ का घर नहीं बन रहा है ना, हाँ, या 1 करोड़ का वहाँ पूरा प्रोजेक्ट वगैरह सेंसेशन नहीं होंगे। 50 करोड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो वहाँ है ही है, अरे वहीं के बंदों को यूज़ करो ना। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को अगर यहाँ लगाओगे तो जो 30 करोड़ है वो भी बच जाएंगे, शायद आपको 10 लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े। शायद जो मैं 30 करोड़ बता रहा था वहाँ आपका काम 10 करोड़ में ही हो जाए। अगर आप 10 साल तक इसे कंटिन्यू करते हो, 1 साल का खर्चा आपका कितना हो? 50 करोड़। 1 साल का खर्चा कितना हो? 50 करोड़। 10 साल का खर्चा 500 करोड़। 500 करोड़ में अगर मान लो एक भी एलिफेंट की वहाँ डेथ नहीं होती है, तो कितनी बड़ी ये हमारे लिए जीत होगी, कितना बड़ा आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो लोगों को। आप क्यों चूज़ कर रहे हो अदर पीपल्स? आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग उठाओ, दे हैव अ वेल नॉलेज अबाउट दैट, दे आर वेल नॉलेजेबल अबाउट दैट। आप एक डॉक्टर को हायर करो वहाँ पर, आप 2 डॉक्टर्स को हायर करो वहाँ पर, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 4-5 लोगों को हायर करो, 6 लोग हो गए आपके साथ में। अब 2-4 लोग ऐसे हायर करो जो टेक्नीशियंस हो, जिनको कंस्ट्रक्शन वर्क आता हो, जो हर तरीके के एक्टिविटीज़ में कंफर्टेबल हो। अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो कैसे डेथ हो सकती है यार? प्लानिंग इज़ नीडेड। अब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दो, अंडरपास बना दो, फिर वहाँ पर 4-5 आदमियों को भेजो सर्वे करने के लिए। तो परमानेंट उस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है जहाँ सरकार फेल हो रही है। अब मेरे हिसाब से अब बोल रहे हैं कि ऑन फुट ट्रॉलीज, इंसेप्शंस वगैरह देखे जाएंगे। कहीं पर ऐसे रास्ते हैं जो बहुत उतार चढ़ाव वाले हैं, कहीं वेजिटेशन एंड विजिबिलिटी के बारे में, ड्रेनेज एंड नेचुरल वगैरह, बैरियर्स वगैरह, एलिफेंट मूवमेंट पैटर्न को देखा जाएगा। इन सब को आप स्टडी करो। जो बंदा वहाँ रह रहा है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे ऑब्जर्व कर पाएगा,
ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप उनके हाथ में ड्रोन्स पकड़ा दो ना यार, ये हुआ भी था। ड्रोन से पता चला कि एक एनिमल्स का पूरा झुंड जो है ना वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करने वाला था, वहाँ रोक दिया था। तो दिस इज़ वॉट दैट वी नीड टू डू दैट। अ टोटल 705 मिटिगेशन स्ट्रक्चर जो है प्लान किए जा रहे हैं। अब देख रहे हो यहाँ कितना खर्चा आएगा, यहाँ कितना खर्चा आएगा, ठीक है। ये देखिए लेवल क्रॉसिंग सी रैम्प्स बनाई जा रही हैं 503, उसके बाद 72 आपके ये बनाए जा रहे हैं ब्रिजेस वगैरह, अंडरपास, ये वो। अब देखो कितना खर्चा आएगा। मेरे यहाँ एक ओवरपास बना, उस ओवरपास को बनने में 6 साल से 8 साल लग गए, और पता नहीं कितने 400-500 करोड़ का खर्चा आया उसमें, पता नहीं कितना खर्चा था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्ट वैल्यू, बट हाँ बहुत भयंकर खर्चा आया, ठीक है, एक बनने में। यार ये तो कितने हैं, सरकार कितना टाइम लेगी। अगर आज मैं हायरिंग करूं, एक हफ्ते के अंदर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बंदे वहाँ पे छोड़ सकता हूँ, टेंट कैंप लगा के। वो तो यार तैयार है, वो तो ऐसी सिचुएशन में रहने के लिए रेडी हैं। आप उनको पेमेंट ज़्यादा कर दो यार, आप उनको पैसा ज़्यादा दे दो, आप मत दो उनको रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़। दे कैन यूज़ द कैंप्स, दे कैन मेड देयर कैंप्स, वो खुद बना सकते हैं वहाँ पर, दे आर एक्सपर्ट इन दैट। आप उनको पेमेंट ज़्यादा कर दो। जो जिस बंदे की सैलरी 50-60 हज़ार है, आप उसको 1 लाख दो, खुश होकर जाएगा, द पर्सन विल बी हैप्पी। दिस इज़ द वे हाउ द गवर्नमेंट कैन हैंडल द पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर ये वीडियो कभी ऊपर जाता है तो शायद सरकार को उसको देखना चाहिए, पता करना चाहिए इस वीडियो में कि हाउ द स्ट्रेटजीज आर गिवन। कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ऐसी टैक्टिक्स को गवर्नमेंट के साथ शेयर करूँगा, सरकार के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? आसाम की, महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखे जा रहे हैं। बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है कि सर्वे किया गया है और देखा गया कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, उसके बाद आसाम में, उसके बाद केरला में, उसके बाद तमिलनाडु में। एंड ये कोलैबोरेशन जो किया गया, वाइल्ड लाइफ रेलवे कोलैबोरेशन जो किया गया अगस्त 2022 में जो किया गया, इसके इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत बड़े लेवल पे इसको फ़ायदा देखने को मिलेगा। मेजर स्ट्रेच यहाँ देखा गया है कि 207.8 किलोमीटर का उड़ीसा में है, जाके 9 रेलवे जोन्स आते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 208 करोड़, तो इसी की है। करंट जो टारगेट है 208 करोड़। मैं तो 10 साल का बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 ईयर्स। ये 10 साल बाद तो रिनोवेट तो ये भी करने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये 50 साल 100 साल चलेंगे। खर्चा तो होगा 10 साल बाद, और 10 साल बाद कितनी चीज़ें बढ़ेंगी भाई। एक एस्टिमेशन कॉस्ट बताइए, मैं तो 20 करोड़ एक्स्ट्रा लेके चला हर बार। मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ऑलरेडी इंक्लूडेड सैलरी उनको तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये है टारगेट हमारा, और यहाँ पर आई होप गवर्नमेंट सक्सेसफुली इस चीज़ को अप्लाइड कर पाए और गवर्नमेंट इसमें जीत पाए। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो विल गोना डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। देखिए ये है नॉर्मल पोटैटो एंड दीज आर द पोटैटोज़ जो कि मॉडिफाइड किए गए हैं। ये किया गया है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ठीक है, जिसे सिप बोलते हैं, CIP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। हम ये मत बोलना उल्टा क्यों लिखा हुआ है। ये पेरू में है, पेरू इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी आपको पता होगा पेरुविन करंट होती है, पेरुविन करंट आपने पढ़ा होगा, ओशनिक करंट्स होते हैं ना, उसमें पेरुविन करंट भी आती है। तो इनको बोला जा रहा है इंट्रोड्यूसिंग बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज़। अब ये बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज़ क्या है? आपने देखा होगा फीमेल्स वगैरह में ज़्यादातर आयरन की मात्रा कम पाई जाती है, तो आयरन की मात्रा की कमी के कारण आपको उनकी बॉडी में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जहाँ पर देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हायर आयरन कंटेंट ये जो है इन पोटैटो से मिलेगा। अब ये पोटैटो जो है आयरन की डेफिशिएंसी को कम करेगा, भूख को बढ़ाएगा। आयरन की कमी की वजह से भूख की भी दिक्कत होती है, इशू होते हैं। सो दिस विल इंक्रीज दैट। नाउ डेवलपमेंट क्रिएटिंग यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग एंड द बायोटेक्नोलॉजी विदाउट चेंजिंग द टेस्ट एंड द यील्ड। कुछ भी चेंज नहीं है भाई, ब्रीडिंग की गई है इनकी। उसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी ब्रीडिंग के थ्रू इनको मॉडिफाइड किया गया, जेनेटिक चेंज किए गए इनके अंदर। तो इसमें आया है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, सिप जिसे मैं बोल रहा हूँ। तो ग्लोबल लीडर इन ट्यूब क्रॉप रिसर्चेस, इसमें ICAR और CPRI दैट इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ शिमला भी इन्वॉल्व है। नाउ बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पे लॉन्च किया जाएगा और पेरू उसको बड़े लेवल पे लॉन्च किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड ये अभी भी मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग मज़े से खा रहे हैं। इसका मेन टारगेट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पता चला है कि बेसिकली साउथ एशियन रीजनल में जब R&D किया गया, पता चला गया यहाँ बहुत डिमांड है भाई। गंगा के रीजन में तो आलू अच्छा खासा होता है, तो बेसिकली सिप ने यहाँ इस्टेब्लिश करने की बात करी है आगरा के अंदर, यूपी में। तो ये पोटैटो बेल्ट बड़े लेवल पे अगर भाई साहब एक्सटेंड कर गई इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, मज़ा आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। अभी भी बिक रहे हैं ये कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में। विटामिन A के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये,
और यहाँ पर ये प्लान जो है एक्सटेंड हो रहा है। इससे एक्सपेंशन से इंडियन फार्मर्स में एक नई ग्रोथ देखने को मिलेगी, भारत की क्रॉप्स में देखने को मिलेगी। टोटल बायो फर्टाइल्ड वेराइटीज़ अगर बात करिए तो 61 क्रॉप्स हैं, 34 फील्ड क्रॉप्स हैं जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, मिलेट्स एंड और 27 लगभग आपकी ट्यूबर्स, वेजिटेबल एंड मेडिकल्स प्लांट्स वगैरह हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम है जो लॉन्च किया जा रहा है। बायो फर्टिफाइड डर्म वीट की अगर हम बात करें, जिंक यहाँ पे जो है 41 है, 38.5 ppm है, प्रोटीन 12% है। तो ये भाई ये है, अगर कल को ये चीज़ सक्सेसफुली लॉन्च हो पाती है, इससे भारत को बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा इस वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो भैया, आपको अच्छा लगा सब कुछ, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।